2024 बांग्लादेश में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। We begin in Bangladesh, where tens of thousands of students and their supporters have gathered in the capital, Dhaka. Over the past month is being called the first revolution led by Gen Z. एक मूवमेंट शुरू हुआ जो देखते ही देखते पूरे देश की आवाज बन गई और आखिर में प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर जाना पड़ा। फिर आया 2025, नेपाल में एक और देश, एक और यूथ मूवमेंट, और एक बार फिर करप्शन के खिलाफ वही जनरेशन खड़ी हुई और फिर से प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। फिर आया 2026। What was happening at जंतर मंतर? जंतर मंतर पे हम खड़े हैं। लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। जिस जनरेशन को रोज कहा जाता था कि फोन छोड़ दो, तुम लोग बस रील्स देखते हो, तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, उसी जनरेशन ने एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए। जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा और एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया। पार्टीज को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का तरीका बदलना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर तक को समझ आ गया था कि जेनजी से बात करनी है तो उनके लैंग्वेज में ही करनी होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जनरेशन को दुनिया कंफ्यूज्ड और अनप्रेडिक्टेबल बोलते आ रही है, क्या वो वाकई भटकी हुई है या फिर हिस्ट्री की सबसे कनेक्टेड जनरेशन को हमने गलत समझ लिया है? आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आजकल के बच्चे अगर किसी फैमिली फंक्शन में चले जाते हैं और वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हो तो कुछ ही देर में कोई ना कोई बोल देगा, पेशेंस नहीं है इनमें, बस फोन में घुसे पड़े रहते हैं, रेस्पेक्ट करना नहीं आता, एक काम में इनका मन नहीं टिकता, और एक लेबल बिना देरी के चिपका देंगे कि जेनजी बहुत ही कंफ्यूज जनरेशन है। कोई करियर चेंज करे तो टिपिकल जेनजी प्रॉब्लम, कोई मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो ये भी जेनजी वाली प्रॉब्लम है, कोई शादी डिले करेंगे तो आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं। मतलब हर डिसीजन का एक रेडीमेड शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन बन गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर जनरेशन के साथ शुरू में यही होता आ रहा है। बेबी बूमर्स को अपने वक्त में नार्सिसिस्ट कहा जाता था, मिलेनियल्स को एंटाइटल्ड बोला जाता था, और अब जेनजी को कंफ्यूज्ड बोला जाता है। यानी ये सिर्फ जेनजी का मसला नहीं, बल्कि हर नई जनरेशन पहले जज होती है, समझी बाद में जाती है। फर्क इतना ही है कि जेनजी पहली जनरेशन है जिसे जिंदगी से पहले सोशल मीडिया पर जज कर दिया गया। शायद इसलिए इनके बारे में ओपिनियंस भी सबसे ज्यादा है। कोई फोन एडिक्ट कहता है, कोई लेजी को मैनरलेस। पर सवाल यही है कि क्या किसी जनरेशन को सिर्फ लेबल दे देना सही है या वो डिफरेंट क्यों है वो समझना भी जरूरी है। देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या था, तो शायद वो बोलेंगे टेलीविजन या इंटरनेट। लेकिन जेनजी, इनकी लाइफ में हर 2-3 साल में दुनिया ही बदल गई। बचपन में स्मार्टफोन्स, स्कूल लाइफ में सोशल मीडिया, कॉलेज में कोविड, ग्रेजुएशन के टाइम एआई, और जॉब ढूंढने निकले तो लेऑफ्स। सोचो, ये पहली जनरेशन है जिसने सिर्फ दुनिया को बदलते हुए नहीं देखा, बल्कि हर स्टेज पर एक नई दुनिया में खुद को दोबारा एडजस्ट भी किया। और ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं, जिप्डो एजुकेशन 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 72% जेनजी को क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना फ्यूचर की चिंता है, और 61% को लगता है कि जॉब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि करियर में सिक्योरिटी महसूस ही नहीं होती। मतलब पैसा, क्लाइमेट और करियर जैसे इश्यूज भी आज जेनजी की एंजाइटी की बड़ी वजह बन रही है। तो जब हम देखते हैं ये लोग इतने एंशियस क्यों है, इतने रेस्टलेस क्यों है, तो हम भूल जाते हैं कि इनको जो दुनिया देखी है वो दुनिया खुद ही अनप्रेडिक्टेबल थी। देखो, इनकी पर्सनालिटी नहीं बदली, इनके अराउंड का एनवायरनमेंट ही नॉन स्टॉप बदल रहा है, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। और सबसे खास बात यह है कि ये जनरेशन सिर्फ इस बदलाव को अकेला नहीं झेल रही, बल्कि साथ खड़ी होकर मिलेनियल्स और ओल्डर जनरेशन को भी इस बदलाव के इफेक्ट से निकालने में हेल्प कर रही है।
देखो, अगर आप सोशल मीडिया को सिर्फ रील्स और मीम्स का प्लेटफॉर्म समझते हो तो शायद आपने उसका दूसरा चेहरा कभी देखा ही नहीं। जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे तब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, हजारों नौजवान एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, वेरीफाइड अपडेट्स शेयर हो रहे थे, मिसिंग लोगों की डिटेल्स सर्कुलेट हो रही थी और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान उस मूवमेंट की तरफ जा रहा था। यही पैटर्न नेपाल में भी देखने को मिला। डिजिटल जनरेशन ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, उस आवाज को ऑर्गेनाइज भी किया। और जब इंडिया में भी स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त भी देश के अलग अलग कोने से लोगों ने खाना, पानी और जरूरी की तमाम चीजें प्रोटेस्ट साइट पर भेजेंगे। जेनजी ने एकता बनाए रखी, एक दूसरे की हेल्प करते रहे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा ले ही लिया। और ये एकता एक बार फिर देखने को मिल रहा है। झारखंड में बच्चे अपने हक के लिए अपनी एजुकेशन के साथ खड़े हैं। वही दूसरी तरफ आसाम में जो इतनी भयंकर बाढ़ आई है, वहां गवर्नमेंट से ज्यादा ये जेनजी हेल्प करती हुई नजर आ रही है। आपने भी वीडियोस देखे होंगे कि गवर्नमेंट किस तरह हेल्प कर रहे हैं और ये बच्चे घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आलक सर जैसे लोगों को भी सलाम है जो खुद ग्राउंड पर जाकर हेल्प कर रहे हैं और जिनसे इंस्पायर होकर ये जेनजी भी और नेक काम कर रहे हैं। आसाम के अलावा भी जहां जरूरत है वहां ये जेनजी मदद करने से पीछे नहीं हट रहे। अभी कुछ दिन पहले भरत तिवारी भी लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद टाइगर यादव जैसे लोग उनकी इच्छा को पूरा करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई एनिमल फाउंडेशन चला रहा है तो कोई बुजुर्ग लोगों की मदद कर रहे हैं। यानी आज फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन का टूल बन चुका है। आज जेनजी किसी भी जनरेशन के मुकाबले सिविक पार्टिसिपेशन में काफी एक्टिव है। अवेयरनेस कैंपेन हो, फंड रेजर्स हो या किसी सोशल इशू पर डिजिटल मोबिलाइजेशन, ये जनरेशन पार्टिसिपेशन को सिर्फ वोट तक लिमिट नहीं रखती, ये अपनी स्क्रीन को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यूज करती है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे सिर्फ फोन चलाते हैं तो शायद उन्होंने फोन का दूसरा इस्तेमाल देखा ही नहीं, क्योंकि इसी फोन से कभी किसी पेशेंट के लिए ब्लड मिलता है, कभी किसी फ्लड विक्टिम तक राशन पहुंचाया जाता है और कभी किसी की आवाज पूरे देश तक पहुंच जाती है। लेकिन एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि इतनी मदद, इतना एफर्ट दिखाने के बाद भी इन्हें बदतमीज क्यों बुलाया जाता है? चलो इसका जवाब जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम और एफर्ट और मोटिवेशन के साथ ऐसे और वीडियोस लेकर आते रहें। हमारे टाइम में कोई सवाल नहीं पूछता था। ये डायलॉग शायद हर किसी जेनजी ने कभी ना तो कभी जरूर सुना होगा। अक्सर जब कोई यंग इंसान किसी ट्रेडिशन, किसी रूल्स या किसी सिस्टम पर सवाल उठाता है तो उसे तुरंत बदतमीज या रिबेलियस बोल दिया जाता है। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हिस्ट्री को याद करोगे, अगर किसी ने कभी सवाल ही नहीं पूछा होता तो शायद चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून भी नहीं बनते, वुमेन एजुकेशन को एक्सेप्टेंस भी कभी नहीं मिलता और अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस को चैलेंज भी ना किया जाता। यानी हर बड़े सोशल चेंज की जरूरत एक सवाल ही हुई थी कभी ना तो कभी, और आज जेनजी भी वही कर रही है। ये हर ट्रेडिशन को रिजेक्ट नहीं कर रही, ये सिर्फ इतना पूछ रही है कि इस ट्रेडिशन का पर्पस क्या था और क्या आज भी ये उतनी ही रेलेवेंट है। मेंटल हेल्थ को लेकर बात करना, वर्क लाइफ बैलेंस मांगना, टॉक्सिक वर्क कल्चर को चैलेंज करना या एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाना, ये सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं है, ये अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट ना करना, बल्कि उसके बीच की रीजनिंग को समझना।
आज की एजुकेशन और लीडरशिप रिसर्च भी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंस में काउंट करती है। मतलब हर बात को मान लेना मैच्योरिटी नहीं होता, कभी कभी सही सवाल पूछना भी मैच्योरिटी होती है। और शायद इसीलिए जो जनरेशन आज बदतमीज लग रहे हैं, कल वही सोसाइटी के लिए नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे। लेकिन यहाँ एक स्टीरियोटाइप है जो शायद सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है, वो ये है कि ये लोग किसी एक चीज पर टिकते ही नहीं। तो सच में ऐसा है क्या, या फिर हम अडेप्टेबिलिटी को अभी भी कंफ्यूजन समझ रहे हैं? एक जमाना था जब एक डिग्री, एक जॉब और एक कंपनी पूरा करियर डिफाइन कर देती थी। आज एक एआई टूल कुछ महीनों में ही पूरा इंडस्ट्री लैंडस्केप बदल देता है। कल जो स्किल डिमांड में था, हो सकता है अगले 2 साल में उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। ऐसे में अगर कोई जेनजी स्टूडेंट्स कोडिंग के साथ एआई भी सीख रहा है, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर रहा है और नए टूल्स भी एक्सप्लोर कर रहा है, तो क्या वो कंफ्यूज्ड है या फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बार बार ये हाईलाइट कर चुका है कि आने वाले सालों में रीस्किलिंग और अपस्किलिंग हर प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होगा। एक ऐसा दुनिया में जहां हर 5 साल में 30% स्किल बदल जाता है, वहां रीस्किलिंग करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट हो गया है। यानी लर्निंग अब एक बार होने वाली प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस बन चुकी है। और यहीं पर एक टर्म आता है ग्रोथ माइंडसेट। स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक का कहना है कि जो लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज को टाइम के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है, वो चेंजिंग सिचुएशन में ज़्यादा इजीली अडाप्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए एफर्ट लर्निंग का हिस्सा हो गया है और सेटबैक्स नए स्किल्स सीखने का मौका हो सकता है। इसलिए जेनजी नए स्किल्स सीखने में हेसिटेट नहीं करते, करियर स्विच करने में डरते नहीं, और मुझे नहीं पता, मुझे सीखना है बोलने में भी शर्माते नहीं, क्योंकि इनके लिए आइडेंटिटी किसी एक प्रोफेशन से नहीं, लर्निंग से बनती है। और शायद इसी वजह से सक्सेस की डेफिनेशन भी इनके लिए पहले जैसे नहीं रही। सैलरी और पैकेज से ज़्यादा अब ये पूछते हैं, क्या इस काम का कोई पर्पस भी है? क्या मेरे मेंटल हेल्थ बच पाएंगी? क्या मेरी पर्सनल लाइफ भी बचेंगी? इसका मतलब ये नहीं कि जेनजी मेहनत नहीं करना चाहते, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ पैसे के लिए भागते नहीं, अपने लाइफ को सिर्फ सैलरी स्लिप से डिफाइन नहीं करना चाहते। और शायद इसी वजह से आज सोशल एंटरप्रेन्योर, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव, क्लाइमेट एक्शन, एजुकेशन स्टार्टअप्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में भी बहुत सारे यंग फेसेस नजर आते हैं। ये जनरेशन सिर्फ अपना करियर नहीं बना रही, ये अपनी वैल्यूज के हिसाब से करियर चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके इसी एफर्ट, इसी हिम्मत से आज पूरी दुनिया इनके सामने झुक रही है। आप खुद देखो ना, आज से कुछ साल पहले तक पॉलिटिकल स्पीचेस टीवी और न्यूज़पेपर के लिए तैयार होती थी। आज शॉर्ट वीडियोस, पॉडकास्ट, यूट्यूब इंटरव्यूज, इंस्टाग्राम रील कम्युनिकेशन का हिस्सा बन चुके हैं। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, ब्रांड्स, यूनिवर्सिटीज, कंपनीज सब अपनी लैंग्वेज बदल रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस बदल गया है। और उस ऑडियंस का सबसे बड़ा हिस्सा ये जनरेशन है। आज कोई भी इंस्टीट्यूशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो यंग जनरेशन को इग्नोर कर दे। एजुकेशन पॉलिसीज पर डिस्कशन हो, मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन हो, क्लाइमेट पर हो या एम्प्लॉयमेंट, जेनजी हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करा रही है। और जब किसी इशू पर लाखों यंग लोग एक साथ आवाज उठाते हैं, तो इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। इसलिए आज गवर्नमेंट भी डिजिटल आउटरीच को प्रायोरिटी दे रही है। कम्युनिकेशन का स्टाइल बदल रहा है। मोदी जी भी इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स बना रहे हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि एक जनरेशन ने क्लियरली दिखा दिया कि अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं करोगे तो आप उन तक पहुंच भी नहीं पाओगे। लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि आज के टाइम पर क्या
हर जेंजी इतनी अवेयर, इतनी पर्पस ड्रिवन है? देखो, ये कहना गलत होगा कि अभी भी हर जेंजी सोशली अवेयर है। हर जेंजी प्रोटेस्ट में खड़ी होती है, हर जेंजी वॉलंटियर करती है। ये हर जेंजी देश और सोसाइटी के बारे में एक्टिवली सोचती है। रियलिटी उससे ज़्यादा बैलेंस्ड है। आज भी बहुत से यंग लोग मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बन जाते हैं। कई लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहते हैं। कई लोग सोशल इशू से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं। कई लोग डिस्ट्रैक्शन का शिकार हैं। और ये सिर्फ जेंजी के साथ नहीं हो रहा, हर जनरेशन में ऐसा 1% है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सोशल मीडिया की वजह से हमने हर टाइप के लोग ज़्यादा क्लियरली नज़र आते हैं। इसलिए किसी भी जनरेशन को उसकी वीकेस्ट पॉइंट से जज कर लेना फेयर नहीं होगा। एक जनरेशन को उसके हर इंडिविजुअल से नहीं, बल्कि उसकी ओवरऑल डायरेक्शन से समझा जाता है। और अगर डायरेक्शन देखी जाए तो आज का यूथ पहले के मुकाबले ज़्यादा कनेक्टेड है, ज़्यादा अवेयर है और ज़्यादा इन्वॉल्व भी। हो सकता है सब लोग एक ही स्पीड से इवॉल्व ना हो, लेकिन एवोल्यूशन कभी भी एक दिन में नहीं होता। वो हमेशा धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे चेंजेस के साथ। और शायद जेंजी भी इसी प्रोग्रेस से गुजर रहे हैं। तो अब इस वीडियो के आखिर में सब कुछ सम अप करते हुए आते हैं उस सबसे बड़े सवाल की ओर, जो शायद हर किसी के जहन में है, और वो है कि क्या जेंजी सच में अनप्रेडिक्टेबल है? हो सकता है अगर हम इसी पुराने दुनिया के रूल्स से नापेंगे तो, लेकिन अगर इसे उस दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें जिसमें ये जनरेशन बड़ी हुई है, तो शायद जवाब कुछ और ही हो। ये जनरेशन परफेक्ट नहीं है, और ना ही हर जेंजी सोशली अवेयर या पर्पस ड्रिवन है, लेकिन ये जनरेशन बदलते दुनिया के साथ खुद को बदलने की कोशिश जरूर कर रही है। हो सकता है ये थोड़ी जिद्दी हो, थोड़ी इम्पेशेंट भी, लेकिन भटकी हुई नहीं है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये जनरेशन समझ नहीं आती, एक बार जरा रुक के पूछना जरूर कि शायद प्रॉब्लम इनको समझने में नहीं, शायद प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक पुराने चश्मे से नए ज़माने को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।